हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमल शर्मा और मैं आप सभी का आईबीएस शिमला के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आप सभी को विदित है कि एचपी कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम में जूनियर क्लर्क की कुछ पोस्ट जो है वो रिलीज हुई है और उन पोस्ट पे आपकी सिलेक्शन को पक्का कराने के लिए आईबीएस शिमला जो है वो आपके लिए डिफरेंट सेक्शन जो एचपी कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम में आएंगे उन पे एनालिसिस वीडियो लेके आपके सामने जो है वो आ रहा है, ताकि आपकी जो तैयारी है उसको सुलभ बनाया जा सके, उसको आसान बनाया जा सके एंड डिफरेंट सेक्शन को आप कैसे कवर करेंगे, उन पे जो है आपकी पकड़ कैसे मजबूत हो सके, उसका जो है वो प्रयास जो है वो कर रहा है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम उस कड़ी में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका मेंस एग्जामिनेशन बैंकिंग में होता है उसमें बैंकिंग अवेयरनेस जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। लगभग 15 से 20 सवाल जो है वो हमें बैंकिंग अवेयरनेस के देखने को मिलते हैं और बहुत सारे जो लर्नर्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके माइंड में ये डाउट हमेशा बना रहता है कि इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग क्योंकि सब कर रहे होते हैं, हम भी उसका एक फेयर आइडिया ले लेते हैं कि कैसे उसे कवर करना है, लेकिन आइडिया जिसका नहीं रहता वो रहता बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन का और करंट अफेयर सेक्शन का। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ बैंकिंग अवेयरनेस की स्ट्रेटेजी जो है वो शेयर करने वाला हूं और अगर वो स्ट्रेटेजी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं अगर आपने वो कवर कर लिया तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि बैंकिंग अवेयरनेस वाले सेक्शन से आपका कुछ भी जो है वो छूटने वाला नहीं है। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है वो इस बात पे होने वाली है कि हाउ टू टारगेट बैंकिंग अवेयरनेस इन द एचपी कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम, कि आप लोग जो जूनियर क्लर्क का जो आपने एग्जाम भरा है उसमें आप इस बैंकिंग अवेयरनेस वाले सेक्शन को जो है वो कैसे टारगेट करने वाले हैं, किन एरियाज पे जो है वो आपको फोकस करना है, उनके सब टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं और कैसे जो है ये चीजें हम कवर जो है वो करने वाले हैं। तो टॉपिक के मैं कुछ आपको नाम बताऊंगा, जैसे मैं आपको जो है वो 8 टॉपिक के नाम बताऊंगा और वो 8 टॉपिक अगर आपने कर लिए तो ये मान के चलिए कि बैंकिंग अवेयरनेस वाला कोई भी लेजिबल सवाल आप छोड़ेंगे नहीं। इसमें जो स्टार्ट हमारा होता है वो स्टार्ट होता है मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, ठीक है। इसमें जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मुद्रास्फीति नीति के साथ। मुद्रास्फीति नीति पे सवाल आने के बहुत अधिक चांसेस रहते हैं। वो इसलिए चांसेस रहते हैं क्योंकि मुद्रास्फीति नीति जिसे हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, आए दिन हमें जो है वो न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है कि आरबीआई ने रेपो रेट में इतनी वृद्धि कर दी, सीआरआर एसएलआर में ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बताइए इसका इंपैक्ट क्या होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी जिसे हम मुद्रास्फीति नीति जो है वो कह सकते हैं, ये काफी ज्यादा जो है हमारे बैंकिंग के एग्जाम में बैंकिंग अवेयरनेस वाले सेक्शन से देखने को मिलता है। उसमें भी अगर मैं बात करूं आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए, आपको जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी में कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर रहती है तो आपके उस सवाल को अटेम्प्ट करने के जो चांसेस है वो ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाते हैं। दूसरे, आपको पता होना चाहिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं उसके टाइप्स हमारे पास क्या होते हैं, जैसे क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, कैसे जो है उनका इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी वाला सेक्शन जो है आपको वो अच्छे से पता होना चाहिए। ये अगर आपने कर लिया तो मॉनेटरी पॉलिसी वाला जो एक सेक्शन होता है वो काफी भारी भरकम रहता है और बहुत बार सवाल पूछते हैं। तो अगर आपने इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले ली, इनके टाइप्स को समझ लिया, कैसे ये इंपैक्ट करते हैं, उस अप्रोच को समझ लिया, तो मॉनेटरी पॉलिसी आपका नहीं छूटता है, इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूं। सेकंड टॉपिक हमारे पास होता है वो होता है बजट। बजटिंग में हमें ये देखने को मिलता है कि सरकार कहां से उसको आमदनी आ रही है, कहां से उसके खर्चे जो है वो निकल रहे हैं। और बजट में जैसे रिसीट पार्ट जिसे हम बोलते हैं आमदनी, एक्सपेंडिचर होता है खर्चा, वो आमदनी और खर्चे कहां से पूरे हो रहे हैं, क्या उसके टाइप्स है। इसमें जो है वो डेफिसिट भी पूछा जाता है कि बजट घाटा क्या है, वित्तीय घाटा क्या होता है, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट भी बोल सकते हैं। इस तरीके के सवाल भी देखने को मिलते हैं। तो जब आप बजट को टारगेट करने जाएं तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके जरूर जाए, यानी आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कौन सी चीजें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगी, कौन सी चीजें कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगी और क्यों आएगी, वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेके आपको जो है वो बढ़ना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेफिसिट एज वेल, डेफिसिट का मतलब होता है कि जैसे बजट घाटा हमारे पास हो गया, वित्तीय घाटा हमारे पास हो गया, इन तरीके के आपको ये जो घाटे होते हैं इनकी समझ होना भी आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है। और अगर आपने इन टारगेट एरियाज को जो है वो टारगेट कर लिया तो बजट वाले सवाल में भी आपको कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है वो होता है टैक्सेशन, जिसे हम जो है वो जनरली क्या कहते हैं, कर जो है वो कहते हैं, ठीक है, कर जिसे हम कहते हैं। और
इसके भी जो है वो टाइप्स हमें कुछ देखने को मिलते हैं, ठीक है। टैक्सेशन में भी जो है वो हमें टाइप्स देखने को मिलते हैं कि क्या ये डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, क्या ये इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, और इसमें भी जो है कुछ एक्स्ट्रा टर्मिनोलॉजीज हमारे पास इंट्रोड्यूस होती है, जैसे प्रोपोर्शनेट टैक्स हमारे पास क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स हमारे पास क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स हमारे पास क्या होता है। इस तरीके की चीजें भी जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो टैक्सेशन वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट रियली टैक्सेशन इज, टैक्सेशन होता हमारे पास क्या है, उसमें जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के टाइप होते हैं वो क्यों उसमें डाले गए होते हैं, डायरेक्ट टैक्स हमारे पास क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, होल बॉडी टैक्स क्या होता है। इस प्रकार की जो कुछ एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजीज होती है उसका भी जो है हमें आइडिया जो है वो होना चाहिए, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास आता है वो आता है बैंकिंग हिस्ट्री के बारे में। जैसे बैंकिंग की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले हमारे पास शुरुआत कहां से होती है, यानी कौन सा बैंक सबसे पहले आता है, उसके बाद कौन सा बैंक आता है, एसबीआई कब एस्टेब्लिश होता है, ठीक है, या आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट कब होती है। इसके साथ साथ ही हमारे पास बैंकिंग का नेशनलाइजेशन कब होता है, 1969 में पहले हुआ था, फिर 1980 में हुआ था, किन बेसिस पे वो नेशनलाइजेशन हुआ था। साथ ही साथ में बैंकिंग की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जैसे आरबीआई सबसे ऊपर होता है, फिर शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं, कैसे वो आगे फर्दर कैटेगराइज होते हैं। तो इस तरीके का एक बैंकिंग हिस्ट्री के साथ साथ आपको ना सिर्फ फैक्चुअल डाटा पता होना चाहिए बल्कि जो उसके नेशनलाइजेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो भी आपको पता होने चाहिए, बैंकिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी आपके कॉन्सेप्ट है वो भी जो है वो आपको पता होने चाहिए। ये चीजें जो है आपसे बैंकिंग गवर्नेंस में बैंकिंग हिस्ट्री वाले सेक्शन से जो है वो एक्सपेक्ट की जाती है। नेक्स्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऐसा कोई भी एग्जाम जो नहीं होता है बैंकिंग का, मेंस एग्जामिनेशन की बात करें कि जब आप मेंस लिखने बैठे और आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सवाल देखने को ना मिले। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूएनडीपी हो गया, जब आप इनको स्टडी करने जाए तो तीन चीजों पे आपका फोकस होना चाहिए। एस्टेब्लिश्ड ईयर, यानी वो कब एस्टेब्लिश हुआ है, उसकी स्थापना कब हुई है। दूसरा हेडक्वार्टर, उसका जो निदेशालय है वो कहां पे है। एंड पर्पस, यानी जो उसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है वो किस काम के लिए हुई है, यानी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना है उसका एस्टेब्लिशिंग ईयर क्या क्या है, कब उसकी स्थापना हुई है, उसका निदेशालय कहां पे है और उसका उद्देश्य हमारे पास क्या है। तो ये पांचों चीजें जो है वो आपको पांचवें पार्ट की जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, ये तीनों चीजें जो है आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे पास डिस्कशन में आता है वो आता है डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज हमारे पास आती है वो आती है डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक जैसे एक्सिम बैंक हो गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नबार्ड हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास जैसे सिडबी हो गया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया एनएचबी, अब नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट हो गया, उनको बोलते हैं डेवलपमेंट बैंक्स। इन पे भी जो है वो आपको सवाल आते हैं जिसमें आपको उनका एस्टेब्लिश्ड ईयर पता होना चाहिए कि नबार्ड कब स्थापित हुआ है, नबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पे है और नबार्ड का पर्पस यानी उद्देश्य क्या है। नबार्ड की अगर स्थापना हुई है जिस ईयर में, उसका जहां पे भी हेडक्वार्टर है उसका कामकाज एक्चुअल में है क्या, किस पर्पस पे जो है वो काम करता है, आपको ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। और सवाल हमेशा आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी हालत में आपने जो है वो छोड़ना, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर मैं बोलूं कि रिसेंट टाइम में जो है इसकी वेटेज जो है वो बढ़ रही है, विच इज अ बैंकिंग स्कीम्स, क्योंकि करंट अफेयर्स के सवाल भी बढ़ रहे हैं, ये स्कीम करंट अफेयर्स में भी हम जो है वो देखते हैं। लेकिन बैंकिंग से रिलेटेड स्कीम जैसे अटल पेंशन योजना हो गया, जो हमारे पास मुद्रा योजना हो गया, किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, या हमारे पास जो है जो जनधन अकाउंट योजना हो गया, इस तरीके की जो बैंकिंग स्कीम्स है वो आपसे पूछी जा सकती है, जिसमें भी आपको ये पता होना चाहिए करंट में जो बैंकिंग रिलेटेड स्कीम्स आई है वो क्या हमारे पास आई है और उनके भी जो उद्देश्य है हमारे पास वो क्या उद्देश्य है। क्योंकि अगर आप इन चीजों को पता करके आगे बढ़ेंगे तो चीजें आपके लिए जो है वो आसान हो जाती है। तो करंट बैंकिंग स्कीम क्या है, ठीक है, उनके पर्पस क्या है, ये चीजें जो है आपसे एक्सपेक्ट की जाती है और आपको जो है ये चीजें पता भी होनी चाहिए। नेक्स्ट विच इज आई थिंक हमारा जो है वो लास्ट
इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अगर हम बोले कि बैंकिंग अवेयरनेस में देखने को मिलता है, विच इज अ नेशनल इनकम एंड अकाउंट टाइप्स। अकाउंट का मतलब जैसे सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, हमारे पास एफडी किसको बोलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एफडी एंड आरडी, ये सारी चीजें आती है। नेशनल इनकम में जैसे ग्रॉस वैल्यू एडिशन क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीएनडीपी ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, या हमारे पास ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है। तो ऐसी चीजें आपसे जो है वो पूछी जा सकती है, जिसमें आपके अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग सही है तो इन प्रकार के सवाल को आप निकाल सकते हैं। जैसे जीडीपी को कितने टाइप से कैलकुलेट किया जा सकता है, या हमारे पास जीडीपी के कैलकुलेशन के कितने बेसिस है, जैसे मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट हो सकता है, बाजार मूल्य जिसे हम बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट हो सकता है जिसे हम ठीक है। तो इस तरीके से आपसे जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं, और नेशनल इनकम भी जो है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा ही जो है वो बन के रहता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको रिकैप करवा दूं कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने। मॉनेटरी पॉलिसी आपको जो है वो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ टाइप्स एंड अप्रोचेस आपको पता होनी चाहिए। बजट जब आप डिस्कस करेंगे या बजट को जब आप पढ़ेंगे तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ उसके डेफिसिट को भी आप समझ लें। जब आप टैक्सेशन वाले पोर्शन को पढ़ें तो ना सिर्फ ये पढ़े कि व्हाट इज टैक्सेशन, उसके टाइप्स को भी पढ़े, उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज है उसको भी आप समझे। बैंकिंग हिस्ट्री में अपना थोड़ा ध्यान जरूर दें कि बैंकिंग की स्थापना कब से हुई है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान एस्टेब्लिश हुआ था कलकत्ता में, कब वो एस्टेब्लिश हुआ था, कब वो बंद हुआ था। उसके बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंक आए थे, कब कब आए थे, किस किस कैटेगरी में आए थे, क्या वो बाद में क्या बने, एसबीआई कब हमारे पास होता है। नेशनलाइजेशन दो फेजेस में हुआ था, एक 1969 में और एक 1980 में। किन बेसिस पे वो हुआ था, क्या उसके पीछे का रीजन था, कितने बैंक को किया गया था, किन बेसिस पे किया गया था, बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या है, सबसे ऊपर कौन आता है, उस हिरार्की में हमें कौन और देखने को मिलता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया जरूर सवाल मिलता है। सवाल उनसे ये भी होता है कि एस्टेब्लिश कब सॉरी सवाल ये भी आता है कि एस्टेब्लिश कब किया गया था, इनका हेडक्वार्टर कहां पे है, पर्पस क्या है। डेवलपमेंट बैंक जिसमें एक्सिम हो गया, नबार्ड हो गया, सिडबी हो गया, इस तरीके के बैंक देखने को मिलते हैं, उनके उद्देश्य पूछ लिए जाते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड स्कीम्स हमारे पास होगी, पर्पस उनके पूछ लिए जाते हैं। नेशनल इनकम और अकाउंटिंग टाइप्स, ये सभी चीजें भी जो है वो हमारे से पूछ ली जाती है। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, इस चैनल के साथ जुड़े हुए रहना है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए जो है इस कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम में हेल्प करने के लिए बहुत सारी चीजें जो है आगे लेके आने वाला है। बहुत सारे सेक्शन को आपको जो है वो कवर करवाने वाला है, और बहुत जल्दी जो बैच भी लॉन्च हो रहा है उसमें भी आप जो है एनरोल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसके साथ जुड़े रहना आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में ना सिर्फ हेल्प करेगा बल्कि आपको फर्दर गाइडेंस देने में, आपको मेंटरशिप देने में भी जो है वो बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो आपने इस वीडियो के एंड तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जो है चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसकी मैं आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।